1980 में इसकी ज्यादा चर्चा नहीं हुई। इसका असली रंग दिखना नमस्कार, योर मनी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और योर मनी, जहां पर हम पर्सनल फाइनेंस के अलग अलग मामलों में बातचीत करते हैं, अलग अलग तरीके से आपका पोर्टफोलियो बनाने की, आपके पैसे बढ़वाने की और आपको बेहतरीन से बेहतरीन रिटर्न दिलवाने की कोशिश करते हैं। और इस पूरी कोशिश में हमारे साथ अलग अलग जानकार मौजूद रहते हैं और इसी कोशिश के श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए विकास पुरी सर मौजूद होंगे, कंप्लीट सर्किल के। उनसे हम बातचीत करेंगे फंड्स को लेकर, म्यूचुअल फंड्स को लेकर, और स्पेशली इंटरनेशनल मार्केट्स में अगर आप एक्सपोजर लेना चाहते हैं तो कौन कौन सी बातों का वो ख्याल रखना होगा, किन किन फंड्स के अंदर आप निवेश कर सकते हैं, कैसे उसकी टैक्स इम्प्लीकेशन होगी, कितना हिस्सा आपका जो पर्सनल फाइनेंस का आपको इंटरनेशनल मार्केट्स की तरफ एक्सपोज करना है, इन सब पर हम बातचीत करेंगे विकास सर से। तो विकास सर नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। सबसे पहले तो क्योंकि इंटरनेशनल एक्सपोजर अब कोविड के बाद से काफ़ी ज़्यादा चर्चित है, स्पेशली तब जबकि एप्पल जैसे शेयर, अल्फ़ाबेट जैसे शेयर जो कि एक बढ़िया तेज़ी दिखा रहे हैं। इस तरह की तेज़ी के साथ सबका मन करता है कि ऐसे टेस्ला, अल्फ़ाबेट या फिर एप्पल जैसे बड़े बड़े बिजनेसेस के अंदर वो इन्वेस्ट करें और उस ग्रोथ का भी वो फ़ायदा उठाएं। तो मेरा सबसे पहला सवाल तो आपसे यही होगा कि क्या इसकी ज़रूरत है, कितनी ज़रूरत है, क्या इंडियन मार्केट के अलावा बाकी मार्केट्स की इमर्जेंस को भी इनकैश करना चाहिए, कितना ब्लेंड होना चाहिए इंडियन मार्केट्स का, इंटरनेशनल मार्केट्स का, और इसका जो एक्सपोजर है वो किस हद तक लेना चाहिए अपने पूरे पोर्टफोलियो में। तो इसके बारे में कुछ डिटेल्स अगर आप समझा पाएँ तो। धन्यवाद सुमित जी। कैसा है, जैसे जैसे इन्वेस्टर्स की अवेयरनेस बढ़ती जा रही है इंडियन मार्केट्स में, इन्वेस्टर्स को ये रियलाइज हुआ, और आज से ये इमीडिएटली नहीं हुआ है, मान लीजिए कोई 3-4 साल पहले इसका एक ट्रेंड स्टार्ट हुआ कि इन्वेस्टर्स को ये लगता था कि यार हम फोन तो आईफोन यूज करते हैं, हम फेसबुक यूज करते हैं, गूगल यूज करते हैं, हम ट्विटर यूज कर रहे हैं, तो डे टू डे लाइफ में जो चीजें हम यूज कर रहे हैं, क्या इनके स्टॉक्स भी हम ले सकते हैं, क्या इसकी कुछ अवेलेबिलिटी है और फैसिलिटी है हमारे पास। तो ये जब जरूरत महसूस हुई तो फंड हाउसेज ने एक ऑफरिंग लाना शुरू किया। बहुत पहले फ्रैंकलिन इंडिया जो है, उन्होंने एक फीडर फंड स्टार्ट किया था यूएस के लिए। तो वो अपने यूएस का एक पेरेंट फंड था, उसमें वो इन्वेस्ट करते थे। फिर वो धीरे धीरे इवॉल्व हुआ। मोतीलाल ओसवाल ने एक नैस्डैक 100 फंड लाया, कोटक ने एक नैस्डैक 100 फंड लाया, और अब तो लगभग हर एक फंड हाउस के पास में इंटरनेशनल फंड्स हैं। नाउ इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग की जब हम बात करते हैं तो मेजॉरिटी जो प्लेटफॉर्म है, इट इज रूल्ड बाय यूएस, क्योंकि आप गूगल, फेसबुक, अल्फाबेट, ये सभी कंपनीज जो है अगर देखेंगे तो यूएस लिस्टेड कंपनीज है ये। अभी इन्वेस्टर्स को एक ऑप्शन है कि यदि वो इंटरनेशनल मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उनके पास क्या विकल्प है, और वो विकल्प म्यूचुअल फंड्स आपको देते हैं थ्रू द रूट ऑफ फंड कैटेगरी होती है इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग, जिसमें चाइना ओरिएंटेड फंड्स हैं, जापान ओरिएंटेड फंड्स हैं, निकॉन का एक जापान ओरिएंटेड फंड है, ताइवान ओरिएंटेड फंड है, यूएस ओरिएंटेड बहुत सारे फंड्स हैं, और यूरोप बेस्ड काफी सारे फंड्स हैं। हालांकि इस समय अगर बाजार की सिचुएशन देखी जाए तो इंडिया इज प्लेस्ड वेरी वेल, लेकिन हाँ, क्योंकि आफ्टर कोविड और अब यूएस मार्केट्स बहुत अच्छा कर रहे थे, देयर वाज अ फ्रेंजी, तो काफी सारे फंड हाउसेस भी यूएस बेस्ड फंड लेके आए। अभी रिसेंट टाइम्स में जब से इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है तो यूएस के कुछ स्टॉक्स काफी करेक्ट हो चुके हैं, तो मुझे ये लगता है ये अब अच्छा समय है टू टेक सम एक्सपोजर इन इंटरनेशनल फंड्स, धीरे धीरे करके, ना कि बहुत जोरों शोरों से आप अपना पैसा लगा दीजिए। और लास्ट यही बोलना चाहता हूं कि आपका जो ओवरऑल पोर्टफोलियो है उसका 5-10% से ज्यादा आप एक्सपोजर ना लें तो बेहतर होगा, बिकॉज इंडियन मार्केट्स आपको आज की डेट में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज दे रही है टू मेक गुड अमाउंट ऑफ मनी। तो विकास सर, मैं यहीं से ही शुरू करूंगा। आपने कहा कि 5 से 10% एक्सपोजर आप इंडियन मार्केट्स के अलावा इंटरनेशनल मार्केट्स पर रख सकते हैं। तो इंडियन मार्केट्स में जब इमर्जिंग मार्केट्स की बात आती है तो उसका नाम सबसे ऊपर शुमार आता है। एक से एक बढ़िया कंपनियां देश की बड़ी हो रही हैं, दुनिया भर में उनकी प्रेजेंस हो रही है। तो ये एक्सपोजर क्या 5 से 10% पे ही सीमित रखना है या समय समय पर इसका बदलाव करते रहना है? किसी इंडिविजुअल मार्केट्स को अदर देन यूएस मार्केट अगर इन्वेस्ट करना हो तो उसके तरीके क्या होंगे? क्या म्यूचुअल फंड के जरिए ही जाएं, क्योंकि नया एक्सपोजर तो पता नहीं है इन कंपनियों में इन्वेस्ट करने का, तो क्या सबसे सही तरीका म्यूचुअल फंड है इनमें जाने का, या डायरेक्ट इक्विटी एक्सपोजर भी लेना चाहिए? जो छोटे निवेशक हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, जिनको बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है बट वो एक्सपोजर लेना चाहते हैं, तो म्यूचुअल फंड उनके लिए सही विकल्प है।
लेकिन अगर आप HNI सेगमेंट की बात करते हैं या अल्ट्रा HNI सेगमेंट की बात करते हैं तो उनके पास विकल्प तो रिटेल इन्वेस्टर के पास भी है, बट आई एम सेइंग वो लोग डायरेक्ट ले सकते हैं, बिकॉज बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स, डायरेक्ट इक्विटी प्लेटफॉर्म्स है जो हमारे देश के बहुत सारी बड़ी बड़ी ब्रोकिंग फर्म्स हैं जो बैंक्स रन करते हैं या अदरवाइज ऑल्सो बड़े जो ब्रोकिंग फर्म्स हैं, उन्होंने सभी ने इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग के लिए प्लेटफॉर्म क्रिएट कर दिया है। अब तो NSE भी एक प्लेटफॉर्म क्रिएट कर रहा है और बहुत जल्दी वो बाजार में लोगों को ऑफर आ जाएगा कि वो लोग NSE के थ्रू इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। सो कहने का मतलब ये है कि डायरेक्ट स्टॉक्स लेना अभी इजी है और उसमें इन्वेस्ट किया जा सकता है। तो अलग अलग ब्रोकिंग फर्म्स आपको वो प्लेटफॉर्म देती है और वहां से आप करके इंडियन रुपी से आप उसमें डालते हैं, वो डॉलर डिनोमिनेशन में चेंज होके और यूएस में इन्वेस्ट हो जाता है। सो अब तरीके तो 2-3 हैं, लेकिन रिटेल इन्वेस्टर के लिए जो हमारे दर्शक ज्यादातर इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, यदि आपको बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है तो म्यूचुअल फंड रूट इज द बेस्ट एंड सेफेस्ट रूट। जी अच्छा विकास सर, एक बात और बताएं, आमतौर पे छोटा निवेशक जो होता है उसका डिनोमिनेशन हमेशा कम होता है, 500 रुपये की EMI, 1000 रुपये की EMI, 2000 रुपये की पर मंथ की SIP, माफ़ कीजिएगा, वो हर महीने ऐसे निवेश करता है। और क्योंकि वो जब अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों की बात सुनता है तो वो जो शेयर, जो भी स्टॉक्स हैं, चाहे एप्पल हो, टेस्ला हो, अल्फ़ाबेट हो या फिर बाकी कंपनियों के शेयर हों, वो सब तो डॉलर में होते हैं और बड़े बड़े डिनोमिनेशन में होते हैं। तो इसका सोल्यूशन वो कैसे निकालें, कैसे वो इन्वेस्ट करें इसके अंदर? सो इसीलिए जैसे मैंने बोला कि म्यूचुअल फंड रूट बेस्ट है। म्यूचुअल फंड में अगर आप ये जो इंटरनेशनल फंड्स हैं, म्यूचुअल फंड्स द्वारा जो ऑफरिंग होती है, तो उसमें 500 रुपए की SIP भी कर सकते हैं, 1000 रुपए की SIP भी कर सकते हैं। तो रिटेल इन्वेस्टर्स को वो सोचने की जरूरत नहीं, बिकॉज एंड ऑफ द डे जो म्यूचुअल फंड हाउस है या वो जो फंड है वो हजारों लाखों इन्वेस्टर्स का पैसा इकट्ठा करके आगे US में इन्वेस्ट कर रहा है या US के किसी एक फंड में इन्वेस्ट कर रहा है। तो वो फंड हाउसेस की जो कलेक्टिवनेस होती है कि वो बहुत सारे निवेशकों का पैसा लेके कर रहे हैं, तो इसलिए उनको पैसे का इन्वेस्ट करने का प्रॉब्लम नहीं है। तो रिटेल इन्वेस्टर के लिए बेस्ट रूट यही हो गया कि आप ऐसे इंटरनेशनल फंड्स जो है या NASDAQ फंड्स जिसको हम बोल रहे थे अभी, तो उसमें आप 500 रुपए, 1000 रुपए या 2000 रुपए की SIP के थ्रू आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जैसे आप इंडियन मार्केट में आप देखें सुमित जी, तो अगर आप TCS की बात ले लीजिए, 3000 रुपए का शेयर है, लेकिन आप डायरेक्टली TCS में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हैं तो आप किसी एक फंड को ले लीजिए, टेक्नोलॉजी फंड को, तो आपका TCS में भी, इन्फोसिस में भी, विप्रो में भी, हर तरह की कंपनी में इन्वेस्टमेंट हो रहा होगा, तो आप महज 500 रुपए की SIP से कर सकते हैं इन्वेस्ट। तो यही सुविधा इंटरनेशनल फंड्स में भी है। अच्छा एक और बात विकास सर, क्योंकि घरेलू फ्रंट पे जब आप निवेश करते हैं तो ये टेस्टेड एंड ट्रायल्ड है, पिछले कई सालों से आप देख रहे हैं, घरेलू इन्फॉर्मेशन बहुत सारी अवेलेबल है और आप निवेश करना चाहते हैं तो आपको ये बात पता है कि ऑन एन एवरेज इक्विटीज आपको 15 से 17% का एक एवरेज रिटर्न दे देता है। तो क्या अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में निवेश करना सेफ है, पहला, और दूसरा क्या 15 से 17% की इक्विटी का रिटर्न एक्सपेक्ट करना वहाँ से जायज़ है या और ज़्यादा या कम हो सकता है? इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग की जब हम बात करते हैं तो मैं आज की डेट में अभी मैं चाइना बेस्ड फंड या जापान बेस्ड फंड उनकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं स्पेसिफिकली US बेस्ड फंड की बात कर रहा हूं, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट्स हमारी वहीं जाती हैं। सो US में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आप सुमित जी देखेंगे पिछले कुछ सालों में एक ट्रेंड होता है कि रुपी डेप्रिशिएट करता है US डॉलर के सामने में, तो वो 4%, 4.5-5% के आसपास का एवरेज रिटर्न आपको डॉलर डेप्रिसिएशन से मिल जाता है, प्लस जो उनकी रिटर्न होगी। तो यदि उनकी रिटर्न 10-11% भी हुई एवरेज रिटर्न, हालांकि अभी अगर आप पिछले 2-3 साल का ट्रेंड देखेंगे तो US मार्केट ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। इस साल जो 2022 शुरू हुआ वहां पे US ने काफी नेगेटिव रिटर्न दिया, बट अगर उसके पीछे का देखेंगे 2-3 साल का एवरेज रिटर्न तो बहुत अच्छा रिटर्न था। सो हम ये बोलेंगे कि अगर आप 8 से 10 साल की अवधि ले लेते हैं या 5 से 7 साल की अवधि लेते हैं तो उसमें US का रिटर्न आपको एक तो उनके जो स्टॉक्स की रिटर्न होगी या कॉर्पोरेट अर्निंग्स की रिटर्न होगी, US की अपनी जो ग्रोथ स्टोरी है उसकी जो अर्निंग होगी, प्लस आपको रुपी डेप्रिसिएशन का जो है वो एडिशनल एक बेनिफिट मिल जाता है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि आपको सुपर नॉर्मल रिटर्न मिलेगी, बट क्या होता है कि अगर आप अपनी कंट्री में पैसा लगा रहे हैं, कल को किसी वजह से आपकी अपनी कंट्री में रिटर्न नहीं आ रही, तो आपके पास एक विकल्प है कि आप किसी दूसरे देश में पैसा लगाए। हो सकता है उस समय वो इकोनॉमी हमसे ज्यादा अच्छी कर रही हो, तो आपको थोड़ा बहुत रिटर्न वहां से आ जाता है। ओके तो विकास सर, अगर कोई भी निवेशक, नया निवेशक है जो हमें इस समय सुन रहा है, वो 5 कोई फंड्स में अगर निवेश करना चाहता है, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के जो इंटरनेशनल फंड्स होते हैं, तो आप क्या सुझाएंगे, कौन कौन से फंड्स हो जहाँ पे वो दाव लगाए? सुमित जी, क्या होता है कि मैं उनको यही बोलूंगा कि डायरेक्ट में ना जाके आप किसी एक बास्केट लीजिए, ETF या जिसको एक्सचेंज ट्रेडेड फंड जिसको बोलते हैं, टू मेक इट वेरी सिंपल, जो म्यूचुअल फंड द्वारा इंटरनेशनल फंड्स है, जैसे कोटक का NASDAQ फंड है
या मोतीलाल ओसवाल का नैस्डैक फंड है, नैस्डैक 100 फंड ऑफ फंड है। फ्रैंकलिन इंडिया का एक फीडर फंड है जो फ्रैंकलिन टेम्पल्टन की अपनी यूएस पेरेंट कंपनी है, उनके एक फंड में वो इन्वेस्ट करते हैं। तो ये 3 अच्छे फंड हैं जो जिसमें आप निवेशक जो है वो एसआईपी रूट से या बल्क में भी कर सकते हैं, बट थोड़ा स्टैगर्ड मैनर में करेंगे तो बेहतर रहेगा। और लास्टली विकास सर, क्योंकि इसकी इम्प्लीकेशन का दूसरा हिस्सा आता है टैक्सेशन, तो टैक्सेशन कैसे इसका रीड करें कि जैसे घरेलू फ्रंट पे टैक्सेशन होता है अलग अलग म्यूचुअल फंड्स का, इक्विटीज का, क्या उसी तरह का टैक्स इम्प्लीकेशन इसका भी रहेगा? जी नहीं, घरेलू में जो इक्विटीज की टैक्सेशन है वो लॉन्ग टर्म यानी 1 साल के ऊपर अगर आप पैसा रखते हैं और आपका जो गेन है उस पर 10% का टैक्स लगता है। ये जो इंटरनेशनल फंड्स हैं ये फंड ऑफ फंड रूट से जाते हैं, तो ये डेट की टैक्सेशन होती है विच इज लाइक 30%। हाउएवर अगर आप 3 साल तक निवेश अपना बनाए रखते हैं, 3 साल के बाद आप लेके आते हैं तो आपको डबल इंडेक्सेशन से 20% का टैक्स लगता है। तो ये बेहतर यही होगा क्योंकि आप बाहर के देश में पैसा लगा रहे हो और इक्विटीज में लगा रहे हो, तो आपकी वैसे भी बाय डिफॉल्ट टाइम होराइजन 3 से 4 साल के ऊपर का होना चाहिए। तो यदि आप 4 साल करते हैं या 5 साल करते हैं तो 5 इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिल जाएगा 5 इयर्स का। तो जितना ज्यादा आप समय निकालेंगे उतना बेहतर आपके लिए टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी होगा। ओके, तो अलग अलग पहलू आपने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो वो सुने कैसे आप अलग अलग पहलुओं के जरिए इस निवेश का हिस्सा बन सकते हैं।